Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 3 of our English book, and the writer of this chapter is A.R. Williams, and the chapter title is Discovering Truth, the saga continues. So इस स्टोरी में हम टूट के बारे में पढ़ेंगे। टूट एक व्यक्ति का नाम है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। वो प्रिंस था इजिप्ट का और उसकी कुछ कारणों से अचानक डेथ हो जाती है टीन एज में ही। तो उसको हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे कि उसको डिस्कवर किया गया, फिर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, क्या उसके साथ हुई थी, किस तरह का व्यक्ति था वो। ठीक है, तो यही सब स्टोरी जो है इसमें दी गई है। सागा का मतलब होता है स्टोरी। ठीक है, तो देखिए, पढ़ते हैं आगे। इसके पहले ये जो आपके कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनको आप कोशिश करिए कि डिक्शनरी में ढूंढने की। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जैसे जैसे ये शब्द हमारे इस चैप्टर में आएंगे ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन, वी विल टॉक अबाउट देम। ओके, फिर भी आप कोशिश करिएगा अपने से ढूंढने की। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये हमारा जो कैरेक्टर है टूट, जो रियल है। ठीक है, ये उसकी पिक्चर है, देखने में दिख रहा है ये बच्चे जैसा ही है। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। सो ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। ही वॉज लेड टू रेस्ट, लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर में टूट की तस्वीर है, और वो टीनेजर था जब उसकी मृत्यु हुई थी। और आखिरी वो था एयर। एयर का मतलब यहाँ हेयर इसे नहीं पढ़ेंगे, एयर पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकारी मतलब किसी के मरने के बाद जो मालिक होता है संपत्ति का। तो जो इजिप्ट की जो पावरफुल फैमिली थी, जिसने लगभग सदियों तक वहाँ पर शासन किया था, साम्राज्य अपना स्थापित किया था, उसका वो आखिरी उत्तराधिकारी था। और जब उसे दफनाया गया तो गोल्ड के साथ उसे दफनाया गया, सोने के साथ, और दफनाने के बाद उसे लोग भूल गए, वो व्यक्ति भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। तो जब उसकी डेथ हुई 1922 से, ठीक है, उसके बाद से ही लोगों ने तरह तरह की बातें उससे के मृत्यु को लेकर तरह तरह की बातें की, अपना अपना अंदाज़ा लगाया। स्पेकुलेट करना मतलब होता है अपने मन से कुछ भी बातें बोले, मनगढ़ंत बातें करना। ठीक है, अफवाह वैसे नहीं कह सकते स्पेकुलेट को, बट समथिंग लाइक रूमर्स। ठीक है, तो किस बात पे लोगों ने अपनी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी कि आखिर उसके मर्डर की वजह क्या थी। और ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि जो मर्डर था वो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी थी, मतलब उसका जो है जो डेथ थी वो मर्डर के कारण हुई थी। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। टॉम मतलब आप जानते हैं मकबरा होता है जहाँ पर समाधि दी जाती है। तो अब 80 सालों बाद जो टूट है वो अपने टॉम को छोड़कर, वो कब्र को छोड़कर पहली बार जो है बाहर निकला, और उसका सीटी स्कैन जो है किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, उसकी लाइफ और डेथ के बारे में नए क्लूज़ मिलेंगे, नई जानकारी मिलेगी। और जो एक एग्जैक्ट डेटा है, प्रिसाइज डेटा है, वो जो है फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन होने के बाद वो पता चलेगा उस बॉयस फ़ैरो का। बॉयस मतलब लड़के जैसा, फ़ैरो मतलब होता है सुप्रीम रूलर। ठीक है, मतलब शासक कह सकते हैं यहाँ पर, राजा। ठीक है, तो इस कारण से उसका सीटी स्कैन किया जा रहा है, ताकि वो जो बच्चा मरा था उस फैमिली का, पावरफुल फैमिली का, तो क्या कारण थे, क्या रीज़न थी उसकी डेथ की। ठीक है, इस कारण 80 सालों बाद उसकी बॉडी उस टॉम से बाहर निकाली गई। चलिए आगे देखते हैं। ये मैप लिखा हुआ है, मैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये साउथ अफ्रीका का यहाँ पर मैप। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इजिप्ट दिखाया गया है। इजिप्ट में भी थोड़ा सा और हम जाते हैं डिटेल में, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरे इजिप्ट के मैप में ये
यहाँ पर एक जगह है लक्सर, ठीक है, लक्सर लिखा हुआ जिसको थीब्स भी कहते हैं, लक्सर या थीब्स, ये फिर इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है, ये उसका जगह है, ठीक है। यहाँ पर कहीं वैली ऑफ क्वींस, वैली ऑफ किंग्स, ठीक है, टॉम्ब ऑफ तूतन खान खामून, यहाँ पर टॉम्ब बना हुआ है उसका, राइट। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर में। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings। तो जब टुट को क्या है, उसके रेस्टिंग प्लेस है जहाँ पर उसको दफनाया गया था, इजिप्टियन सिमेट्री में, जिसे वैली ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है, वहाँ से जब उसको निकाला जा रहा था तो बहुत ज़ोर सी हवा चली, ऐसा लगा जैसे कि कोई डेविल है जो नाराज़ हो रहा है और इतनी तेज़ से हवा चला रहा है। डार्क बेलीड क्लाउड हैड scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey। जो काले काले बादल थे उन्होंने क्या किया था, पूरे आकाश को पूरे आकाश में छाए हुए थे सारा दिन, और रात के समय क्या कर रहे थे, जो स्टार थे उनको वेल कर रहे थे। वेल मतलब पर्दा होता है, तो यहाँ वेल मतलब ढकना, तो स्टार्स को उन्होंने ढक रखा था। और किस तरह दिख रहा था स्काई, कास्केड ग्रे कलर का दिख रहा था, ठीक है। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, और कब की बात है, तो जनवरी 2005, 6 बजे शाम की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर ब्रॉट हेयर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स गो। तो अभी हो क्या रहा था, उसकी बॉडी को निकाला जा रहा था, वहाँ से निकाला गया, और जो मोस्ट फेमस ममी थी इस संसार की, पहली बार उसने उस दिन 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे सबसे पहले उसको बाहर निकाला गया और सीटी स्कैन में उसको डाला गया। और किस कारण उसे लाया गया उसकी कब्र से निकाल कर, ताकि जो उसकी मेडिकल मिस्ट्रीज़ हैं, जो रहस्य हैं उसके मौत से जुड़े हुए, उस छोटे से शासक के जो कि अपनी टीन एज में ही मर गया था लगभग 3300 साल पहले, उसके बारे में पता लगाया जा सके। इस कारण से लोगों ने क्या किया, उसकी जो मम्मी थी उसको कब्र से निकाला। नेक्स्ट पैरा। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect। और पूरा दोपहर जो लाइन थी टूरिस्ट की, जो जगह जगह कोने कोने से आए हुए थे, वो वहाँ लगी हुई थी देखने के लिए, ठीक है, उस टॉम को देखने हुए जिसके अंदर वो था लगभग, जो कि 26 फीट था, ठीक है, 26 फीट अंडरग्राउंड था। तो उसको देखने के लिए और रिस्पेक्ट पे करने के लिए, मतलब उसे सम्मान देने के लिए लोग की लाइन लगी हुई थी, लोग वहाँ पर भीड़ इकट्ठा किए हुए थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टूट्स ग्लाइडेड फेस। वो जो है, जो म्यूरल्स थी, म्यूरल मतलब होता है पेंटिंग, दीवारों पर जो बने होते हैं, तो जो दीवारों पर जो चित्र बने हुए थे बरियल चैम्बर पर, मतलब जहाँ उसे दफनाया गया था उस चैम्बर पर, तो वहाँ लोग देख रहे थे और उसके फेस की ओर झांक रहे थे, देखने की कोशिश कर रहे थे जब उसे लाया गया वहाँ। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था उसकी मम्मी का, वो क्या था, जो कॉफिन था, ठीक है, जिसके अंदर वो बंद था, उसका जो बाहर का लिड थी, बाहर का जो पार्ट था, लिड मतलब ऐसे ढक्कन होता है, तो कॉफिन में जो बाहर हिस्सा होता है ऊपर वाला ढक्कन, वो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर था उसकी मम्मी का। सम विजिटर्स read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse
death or misfortune falling upon those who disturb him was really true. कुछ क्या कर रहे थे, कुछ विजिटर गाइड बुक्स जो थी उसमें देखकर पढ़ रहे थे उसके बारे में जानकारी, और कुछ चुपचाप वहाँ पर खड़े हुए थे और टुट की अनटाइमली डेथ के बारे में पॉन्डर कर रहे थे. पॉन्डर मतलब थिंक, ठीक है, टू थिंक डीपली. तो कुछ लोग चुपचाप उसकी अनटाइमली डेथ के बारे में सोच रहे थे या फिर सोच कर काँप रहे थे उस फ़ैरो के कर्ज के बारे में, जिसके अनुसार ये कहा गया कि डेथ या तो फिर मिसफॉर्चून होगा उस व्यक्ति के ऊपर जो उसे डिस्टर्ब करेगा. ठीक है, मतलब कुछ लोग इस बात से डरे हुए थे कि कहीं उनके ऊपर ये श्राप, कर्ज मतलब श्राप, कहीं उनको ये श्राप न लगे, जो कि कहा जाता है कि जो भी उसकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा उसके मरने के बाद, तो उसकी या तो मृत्यु होगी या तो उसका दुर्भाग्य होगा, मतलब उसका समय ख़राब होगा, कहीं ये सही बात ना हो. तो इस कारण भी कुछ लोग इस बात को सोचकर डर रहे थे. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. मम्मी जो थी बहुत बैड कंडीशन में थी, और वो इस वजह से थी कि कार्टर ने उसके साथ जो 1920 में किया. जाही हवास कहते हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ है, वहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं. उनका ये कहना था कि क्योंकि कार्टर ने 1920s में उस मम्मी के साथ कुछ छेड़खानी की थी, इस कारण उसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी. Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. अब कार्टर कौन है जिन्होंने 1920s में उसको डिस्टर्ब किया था? वो थे आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1922 में कई सालों की सर्चिंग के बाद उसकी बॉडी को डिस्कवर किया था, और उन्होंने ही पहले उसको देखा था. इट्स कंटेंट्स, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. जो उसके कंटेंट्स थे, उसके अंदर जो चीज़ें थी उस कॉफ़िन के अंदर, वो हालांकि जल्दबाजी में पैक की गई थी, लेकिन जल्दबाजी में रखी गई थी, लेकिन सरप्राइजिंगली वो कंप्लीट थी, मतलब पूरी थी, उनमें से कोई चीज़ मिस नहीं थी. और वो अभी भी जो है रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था जो कि अभी तक पाया गया, मतलब सबसे बेशकीमती चीज़ें थी जो पाई गई थी उसके कॉफ़िन के अंदर. एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फ़ैरोज़ लीजेंड, जो कि कभी उस फ़ैरो के महान फ़ैरो के शरीर का पार्ट हुआ करती थी, कभी उसकी लाइफ का पार्ट हुआ करती थी. वो चीज़ें उसके साथ उस कॉफ़िन में थी. स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन, caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. टूट की जो बॉडी थी उसके साथ साथ जो आर्टिफैक्ट थे गोल्ड के, मतलब गोल्ड की चीज़ें जो थी और जिस तरीके से वो बनाई गई थी, जितने ब्रिलियंस के साथ, वो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जो टूट है वो क्या होगा, रिसरेक्ट होगा, उसका रिसरेक्शन होगा. रिसरेक्शन मतलब क्या होता है कि फिर से अलाइव होना, मतलब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो फिर से जीवित हो उठेगा. और इससे एक सेंसेशन थी लोगों में, जब उसकी डिस्कवरी की गई तो ये बात को देखकर काफ़ी सेंसेशन थी, काफ़ी ये बातें चल रही थी कि देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो जीवित हो जाएगा. एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी जो है उसको देखकर लोगों को क्या है, बहुत ज़्यादा अटेंशन लोग उस पर दे रहे थे टूट की बॉडी को देखकर. बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, बोर्ड गेम्स एंड ब्रॉन्ज रेजर्स, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन. और टूट को जो है, जो डेली की चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं उपयोग वाली, उन चीज़ों के साथ उसे दफनाया गया था
बहुत सारी उसमें चीज़ें थी जो कि आफ्टर लाइफ यूज़ होती हैं, जैसे कि उसमें गेम्स थे, बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, ठीक है, गारमेंट्स और कुछ फूड और वाइन भी उसके अंदर रखी गई थी। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three-nested coffin. Opening the first, he found a shroud adorned with a garland of willow and olive leaves, wild celery, lotus petal, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. तो महीनों की रिकॉर्डिंग के बाद, केयरफुल रिकॉर्डिंग के बाद, जो फ़ैरो की फ्यूनरी ट्रेजर थे, मतलब उस जो टूट के जो ट्रेज़र मतलब क्या होता है, संपत्ति, ये खजाना, जो चीज़ें उसके साथ थी, उनके जो महीनों भर उनकी रिकॉर्डिंग की गई क्या क्या है। उसके बाद क्या किया, कार्टर ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया उसके कॉफ़िन को, ठीक है, जो थ्री नेस्टेड कॉफ़िन था उसको उसने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। सबसे पहले उसने सबसे पहली लेयर जो थी, जब उसने खोला, यहाँ पर थ्री नेस्टेड का मतलब है कह सकते हैं हम 3 परत वाला, ठीक है, या 3 ऊपर उसके पार्ट थे कॉफिन जो था उसमें। तो जब सबसे पहला पार्ट उसने खोला तो उसने देखा एक श्राउड उसे मिला जो कि गार्लैंड से सजा हुआ था, मालाएं थी, ठीक है, उसमें कुछ पत्तियां थी, विलो और ओलिव लीव्स, और कॉर्नफ्लावर्स और लोटस पीटल, उनकी पंखुड़ियाँ थी कमल की और कॉर्नफ्लावर्स की। द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल, कुछ एविडेंस थे, ठीक है, उसके बरियल टाइम के। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, the ritual resins had hardened, cementing to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. Carter wrote later what was to be done. अब उसके बाद क्या हुआ, जब फाइनली वो रीच कहाँ पहुँचे, जो मम्मी थी उसकी, ठीक है, मतलब 3 नेस्टेड वो कॉफिन था, 3 परत रही हैं, और पहली परत हटाया उन्होंने, कुछ चीज़ें उनको मिली, उसके बाद दूसरी किया। उसके बाद जब वो फाइनली जब मम्मी तक पहुँचे तो वो एक ट्रबल में आ गए, उन्हें एक परेशानी हुई, क्योंकि जो रिचुअल किए गए थे मरने के बाद, जो रिचुअल, जो भी संस्कार किए थे और जो चीज़ें लोगों ने उस पर लगाई थी, उस बॉडी पर, उसकी वजह से क्या हो गया था, वो हार्ड हो गया था, वो चीज़ें क्या हो गई थी, हार्ड हो गई थी। और जो बॉटम था उसका कॉफिन का, सॉलिड गोल्ड का कॉफिन था उस सोने का, तो उसके नीचे जो टूट की बॉडी थी वो क्या हो गई थी, चिपक गई थी, सीमेंटेड हो गई थी, मतलब मजबूत हो गई थी, एक कंक्रीट की तरह हो गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और काफ़ी प्रयास किया कार्टर ने, और उन्होंने इस बात को लिखा भी कि कितना भी उसको फोर्स लगाया गया, लेकिन वो जो है हिला नहीं सकी उस बॉडी को, वो उस कॉफिन से निकाल नहीं पाया। What was to be done? The sun can beat down like hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. जो कार्टर थे, उन्होंने क्या सोचा कि क्योंकि इजिप्ट में क्या गर्मी ज़्यादा होती है, तो उन्होंने सोचा कि इसको हम यदि बाहर रख देंगे तो धूप के कारण, उसकी हीट के कारण क्या होगा, ये जो कठोर हो गया है, जो मटेरियल, जो रेजिन है, वो क्या हो जाएगा, आपका लूज़ हो जाएगा, ठीक है, और वो शायद बॉडी क्या हो, आसानी से निकल आए कॉफिन से। रेजिन क्या होता है, रेजिन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एक लिक्विड जैसी कोई चीज़ जो पेड़ों से पाई जाती है, गोंद हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वही उस पर अप्लाई की गई थी, जिस वजह से वो क्या था, कॉफिन के नीचे वाले हिस्से में उसकी बॉडी चिपक गई थी। तो उन्होंने सोचा कि धूप में यदि हम इसे रखें तो हो सकता है ये छोड़ दे। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. Nothing budged.
he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from the beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. और तब उन्होंने क्या किया, जो उसकी मम्मी थी उसको जलती हुई मतलब 149 डिग्री की जो धूप थी, जिसको बहुत ज़्यादा हाईली हीट समझ सकते हैं हम, तो उस गर्मी में उन्होंने उस बॉडी को बाहर रखा 149 डिग्री फ़ारेनहीट में, ताकि वो जो रेजिन वगैरह है वो पिघल जाए और बॉडी आसानी से निकल आए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने क्या किया, ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिसल्ड। उनको कंसोलिडेटेड मटेरियल जो है क्या करना पड़ा, वो जो मटेरियल था जिस वजह से उनकी बॉडी अटैच थी, उसको डिटैच करने के लिए चिजल करना पड़ा, मतलब नीचे से किसी नुकीली चीज़ से उसको काट के निकालना पड़ा। ठीक है। इन हिज डिफेंस Carter really had little choice. If he had not cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. और अब जब उन्होंने कार्टर ने क्या किया, उस मम्मी को निकालने के लिए उन्होंने टूल्स का यूज़ किया। ठीक है। और अब टूल्स का यूज़ किया होगा, नीचे से उन्होंने कट करके निकाला, तो मे भी उनकी बॉडी को, टूट की बॉडी को कुछ नुकसान हुआ होगा, कुछ उसमें ख़राबी आ गई होगी। तो उन्होंने अपने डिफेंस में, अपने बचाव में उन्होंने ये बात कही कि यदि मैं उसको जो है मम्मी को नहीं निकालता तो हो सकता है कि चोर जो है उसकी बॉडी से गोल्ड चुराने के चक्कर में जो है उसे ख़राब कर देते, क्योंकि उनके कॉफिन में भी गोल्ड था, बॉडी में भी गोल्ड बहुत सारा लगा हुआ था, तो उसको निकालने के चक्कर में उस मम्मी को वो ख़राब कर देते। ऐसा उन्होंने अपने बचाव में कहा जब निकाला उन्होंने उसकी बॉडी को। इन टूट्स टाइम द रॉयल वर फेबुलसली वेल्थी एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। उस समय क्या होता था, जो लोग होते थे, शासक होते थे, वो काफ़ी धनी होते थे और वो ऐसा सोचते थे कि मरने के बाद व्यक्ति जो है अपनी जो संपदा है, जो धन है, वो साथ में ले जाता है। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टूट वॉज लैविश विथ ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स, इन लेड necklaces and bracelets, ring amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. तो क्योंकि ऐसा मानते थे शासक की मरने के बाद हम चीज़ें भी हमारे साथ जाती हैं, इसलिए जो मरने के बाद का जीवन है उसको अच्छे से बिता सकें, इस कारण से उनके साथ उनके कॉफिन में क्या क्या चीज़ें रखी जाती थी, पूरा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सोने चांदी की वस्तुएं, ठीक है, और नेकलेस, हार हो गया, अंगूठी हो गई, सारी चीज़ें जो जो यूज़ होने वाली चीज़ें होती थी वो उस पर रखते थे, महंगी चीज़ें, ठीक है, प्योर गोल्ड की बनी हुई। टू सेपरेट Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. और टूट की बॉडी को क्या उस अडॉर्मेंट से अलग करने के लिए कार्टर के लोगों ने क्या किया, जो मम्मी का हेड था उसको उन्होंने अलग कर दिया मम्मी से। एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और जितने भी जोड़ थे, जो जॉइंट थे, वो सभी जॉइंट को उसने क्या कर दिया, खराब, मतलब लगभग सीवियर कर दिया, ख़राब कंडीशन में कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रिसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड in a wooden box with padding that concealed the damage. बाद में उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने फिनिश किया, जो उनको जानकारी लेनी थी, जो जांच करनी थी, जांच जब फिनिश किया तो उन्होंने फिर से उसकी बॉडी को रिजेंबल्ड कर दिया और एक सैंड की लेयर के ऊपर रिजेंबल्ड किया, वुडन बॉक्स के ऊपर, और फिर क्या किया, कुछ पैडिंग मटेरियल लगा दिया जिसकी वजह से डैमेज जो है ना दिखे। द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस बेड पे जहाँ पे रेस्ट कर रहा था वो उस पर एज इट इज़ रख दिया, मतलब जो निशान लगे थे उस पर चोट के या कटने के, उनके इंस्पेक्शन के दौरान उसको कवर कर दिया।
Archaeology has changed substantially in the intervening decades. Focusing less on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of death. जो आर्कियोलॉजी है वो चेंज हुई है इन डिकेट्स में। आने वाले समय जो दशक रहे इनमें आर्कियोलॉजी जो है चेंज हुई है, और अब आर्कियोलॉजी का फोकस जो ट्रेजर मिलता है, जो खजाना, जो धन या जो भी चीज़ें मिलती हैं उस पर ना होकर ज़्यादा फोकस उनका किस बात पर रहता है, लाइफ और डेथ का पता लगाना, उसके बारे में फैक्ट्स पता करना। ये बदलाव जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में आया है। इट ऑल्सो यूजेज़ मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और इसके साथ ही पहले से ज़्यादा अच्छे टूल भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले यूज़ करते हैं ताकि चीज़ों को अच्छे से पता लगाया जा सके। कहने का मतलब है कि पहले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले क्या करते थे, जो चीज़ें मिलती थी, गोल्ड मिलता था या बनी हुई चीज़ें, गोल्ड से कीमती चीज़ें मिलती थी, उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। बट आने वाले जो दशक रहे हैं उसमें उन चीज़ों पर ध्यान ना देकर जो लाइफ और डेथ की जो मिस्ट्रीज़ हैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं वो। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact. और कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल बाद 1968 में एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे जिन्होंने एक्सरे किया उस मम्मी का, और उन्होंने कुछ आश्चर्यचकित करने वाले फैक्ट बताए। Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. उन्होंने बताया कि जहाँ वो रेस्ट कर रहा है, रेजिन जो था उसके नीचे जो है उसकी चेस्ट की जो चेस्ट और उसकी ब्रेस्ट बोन जो थी वो क्या था, और एक फ्रंट रिब वो मिसिंग थी। जब उन्होंने एक्सरे किया तो देखा कि उनकी बॉडी की कुछ हड्डियाँ जो थी वो मिसिंग थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. और आज के समय में डायग्नोस्टिक इमेजिंग जो है और अच्छे तरीके से की जा सकती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसको CT स्कैन कहते हैं उसका यूज़ करके, जिससे एक्सरे की मदद से लगभग 100 जो है cross section by which 100 of X-rays in cross section are put together like slices, जिसमें सैकड़ों जो है क्रॉस सेक्शन बॉडी के जो है उनको एक साथ रख के स्लाइस के रूप में 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी बनाई जा सकती है। मतलब कि इस तरह से उसका यूज़ करके एक वर्चुअल बॉडी तैयार की जा सकती है और वो उसी तरह से दिखेगी जैसा कि वो रियल पहले रहा होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। What more would a CT scan reveal of the tooth than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? तो एक्सरे के अलावा CT स्कैन एक्सरे से अधिक और क्या रिवील करेगा और क्या जानकारी देगी, और दो जो बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि उसके डेथ से रिलेटेड हैं, क्या उनका आंसर मिल पाएगा। और वो क्वेश्चन है कि हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। और क्या ये क्वेश्चन जो हैं तो CT स्कैन से इस बात का जवाब मिल पाएगा कि टूट जो था वो कैसे मरा, और जब वो मरा उस समय उसकी एज क्या थी। किंग टूट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। राजा जो था टूट, उसकी मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। यदि रॉयल स्टैंडर्ड से भी देखें तो ये एक बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। वो जो है अपनी फैमिली के क्रम में जो है अंतिम था, और उसकी मौत के साथ ही उसकी जो डायनास्टी है, जो उसका साम्राज्य था, वो भी समाप्त हो गया।
बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन जो डिटेल्स है, पार्टिकुलर्स हैं, जो जानकारियां हैं उसके गुजरने की, उसकी मृत्यु की या उसके बाद, मृत्यु के बाद की, वो क्या है, अभी सभी अनक्लियर हैं। उनके बारे में किसी को ठीक ठीक जानकारी नहीं है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना कि जो टूट था उसकी बॉडी को निकाला गया उसके टॉम से, और एक बार पहले उसको निकाला था कार्टर ने, फिर उसके बाद दोबारा निकाला गया उसको, और इस बात का पता लगाने के लिए निकाला गया है कि क्या वजह थी कि वो प्रिंस मरा, क्योंकि उसकी डेथ जो है बहुत अर्ली एज में हो गई थी, ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी। तो क्या वजह थी, क्या वो वाकई में नेचुरल डेथ थी उसकी या फिर किसी ने उसको मर्डर किया। इस वजह से लोग जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।